कर हाजिर हूं मैं राजीव। तो दोस्तों, कर्नाटक चुनाव में बीजेपी के पैर उखड़ते दिख रहे हैं। इस बात को बीजेपी भी अब शायद मानने लगी है और उसकी हताशा अब तरह तरह से सामने आ रही है। बीजेपी नेताओं के भाषणों में अब मर्यादाहीन भाषा आ गई है। आज धारवाड़ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो भाषण दिया, उससे पता चलता है कि उनके यानी बीजेपी के मन में राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को लेकर कितना डर है। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस वालों की मति मारी गई है। मोदी जी को आप जितनी गाली दोगे, कमल उतना खिलेगा। मोदी जी का पूरी दुनिया में सम्मान है। जरा सुन लेते हैं अमित शाह जी को, सुनिए जरा। मोदी जी दुनिया में जहां जहां जाते हैं, दुनिया भर की जनता मोदी 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 के नारे लगाकर मोदी जी का स्वागत करती है। पूरी दुनिया जिस प्रधानमंत्री का स्वागत करती है, हमारे नेता मोदी जी का स्वागत करती है, सम्मान करती है। एक कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी उनको कहते हैं कि विसेला सांप जैसे हैं। माताओं, भाइयों, बहनों, मैं आपको पूछने आया हूं, मोदी जी की तुलना सांप से करने वाली कांग्रेस पार्टी को चुनाव में जिता सकते हैं क्या? बताइए, जिता सकते हैं? कभी ये कांग्रेस पार्टी नारे लगाती है, कांग्रेस तेरी कब्र खुदेगी। सोनिया गांधी जी कहती है मौत का सौदागर। प्रियंका गांधी कहती है नीची जाति के लोग, और ये कहते हैं विसेला सांप। अरे कांग्रेस वालों, आपकी मति मारी गई है, मति मारी गई है। मोदी जी को जितना भी गाली बोलोगे, कमल इतना ही अच्छे से खिलकर बाहर आने वाला है। आप मोदी जी को गाली बोलकर कर्नाटक की जनता को तो सुन रहे थे आप अमित शाह को। अमित शाह ने यह भी कहा कि एक तरफ राहुल गांधी की लीडरशिप में कांग्रेस पार्टी है और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा है। यह चुनाव तय करेगा कि अगले 5 साल तक डबल इंजन की सरकार कर्नाटक को आगे ले जाएगी या कांग्रेस की सरकार कर्नाटक को पीछे ले जाएगी। अमित शाह की लाइनों पर अगर गौर करिए तो वे राहुल गांधी को कांग्रेस का लीडर बता रहे हैं, जबकि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं वो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं और राहुल गांधी तो अब सांसद भी नहीं हैं। लेकिन अमित शाह को डर किस इंसान से लग रहा है? वो इंसान राहुल गांधी है। अमित शाह बीजेपी की सरकार आने का दावा इस बात पर कर रहे हैं कि मोदी जी को जितनी गाली दोगे उतना कमल खिलेगा। मोदी जी भी अक्सर इस तरह के बयान देते हैं कि मेरी कब्र खोदने की बात कांग्रेस के नेता करते हैं। दरअसल मोदी और अमित शाह जब ऐसे आरोप कांग्रेस पर लगाते हैं, तब भूल जाते हैं कि उन्होंने भी सोनिया गांधी के लिए किस किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया। कभी कांग्रेस की विधवा, कभी जर्सी गाय, तो न जाने और क्या क्या। इस तरह के शब्द क्या सम्मान देने के लिए मोदी जी और उनके साथी नेताओं ने कहे हैं? अभी फिर पीएम मोदी के करीबी नेता बसनगौड़ा पाटिल यतनलाल ने सोनिया गांधी को विष कन्या और चीन और पाकिस्तान का एजेंट कहा है, जिस पर कांग्रेस ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि कर्नाटक में बीजेपी और उनके नेताओं ने अपना मानसिक और राजनीतिक संतुलन खो दिया है। चुनावों में आगामी हार से बौखलाकर बीजेपी अब घिनौनी राजनीति पर उतर आई है, ये कांग्रेस कह रही है। कांग्रेस का यह भी दावा है कि जिस तरह से कर्नाटक में राहुल गांधी और बाकी कांग्रेस के नेताओं की सभाओं में भीड़ उमड़ रही है और कांग्रेस जिस रणनीति से आगे बढ़ रही है, उससे ये साफ नजर आ रहा है कि उसकी जीत तय है। तो आज फिर राहुल गांधी ने बरसते पानी में जब रैली को संबोधित किया तो लोगों के जहन में भारत जोड़ो यात्रा की यादें ताज़ा हो गईं। दरअसल आज जेवर्गी में बारिश में जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि राज्य की बीजेपी सरकार को 40% वाली सरकार कहना चाहिए। बीजेपी सरकार 40% की चोरी करती है, लेकिन कांग्रेस की सरकार गरीबों की, छोटे व्यापारियों की और गरीबों की सरकार है। इन तमाम लोगों की सरकार है, आम जनता की सरकार है।
जब राहुल गांधी पहुंचे, पहली बात तो वहां बारिश बहुत तेज हो रही थी, जिस कारण राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर वहां उतर नहीं पाया। उसके बाद सड़क मार्ग से राहुल गांधी वहां पहुंचे और बारिश में भीगते हुए राहुल ने भाषण दिया। भारत जोड़ो यात्रा 2 अक्टूबर 2022 यानी अभी से लगभग 6 महीना पहले आपने उस तस्वीर को बहुत देखा और हमने भी कई बार आप लोगों को राहुल गांधी के उस बाइट को सुनाया है। लेकिन आज ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, फिर से बारिश में राहुल गांधी भाषण दे रहे हैं। सुनिए जरा। जानते हो कि कर्नाटक में जो सरकार है वो चोरी की सरकार है। सबसे पहले वो सरकार आपने नहीं चुनी थी, बीजेपी के लोगों ने पैसा देकर एमएलए खरीद कर वो सरकार चोरी की। उसके बाद हर काम में बीजेपी ने 40% कमीशन लिया, तो इसको हमें 40% सरकार कहना चाहिए। कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने नरेंद्र मोदी जी को चिट्ठी लिखी और कहा कि ये 40% लेते हैं। प्रधानमंत्री ने जवाब नहीं दिया। हमारी सरकार आने वाली है और ये भी तय है कि बीजेपी को 40 नंबर बहुत अच्छा लगता है। 40 नंबर से इनको प्यार है, मोहब्बत है, इसीलिए कर्नाटक की जनता इनको 40 सीटें देगी और कांग्रेस पार्टी को कम से कम 150 सीट मिलेगी। 3 साल इन्होंने चोरी की, 40% कमीशन लिया। आपको याद होगा जब 371J की बात हुई तो अडवाणी जी ने, वाजपेयी जी ने कहा कि नहीं किया जा सकता, और जैसे हमारी सरकार आई हमने वो काम कर दिया और आपको हजारों रोजगार, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स बनने का ये अपॉर्चुनिटी मिली। और सच्चाई ये है कि बीजेपी की सरकार 371J को इंप्लीमेंट नहीं करती है। 50,000 रोजगार जो आपके हैं आज वेकेंट पड़े हैं, हम इन 50,000 रोजगार को भरेंगे। स्पेशल एजुकेशन जोन पॉलिसी यहाँ आपको देंगे, जिससे IITs और IIMs भी यहाँ आए और 5,000 करोड़ रुपए हम इस रीजन के लिए एलोकेट करेंगे। तो राहुल गांधी बहुत ही यहाँ दमदारी के साथ अपनी बात रखते हुए, और कर्नाटक में आप सब जानते हैं कि 10 तारीख तक यानी मतदान तक इसी तरह की सियासी गहमा गहमी चलती रहेगी और आरोप प्रत्यारोप भी चलते रहेंगे। हर चुनाव के पहले माहौल अब ऐसा ही होने लगा है, लेकिन देश का राजनीतिक या सियासी माहौल भी इस वक्त कई तरह की उठापटक से भरा हुआ है। जरा इससे इतर आप देखें, और खासकर जहां बीजेपी का शासन है वहां इंसाफ को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। यूपी में माफिया अतीक और उसके भाई अशरफ की सरेआम हत्या कर दी जाती है और उस हत्या पर आज सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाते हुए रिपोर्ट मांगी है। तो वहीं दिल्ली में जंतर मंतर पर पिछले 6 दिनों से धरने पर बैठे पहलवानों की शिकायत पर आज दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि वो बृजभूषण शरण सिंह पर FIR करेगी, क्योंकि इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है। वरना दिग्गज खिलाड़ियों की तकलीफ और आंसू बीजेपी को नजर ही नहीं आ रहे हैं। अलबत्ता मोदी जी या बीजेपी शासन पर जो सवाल उठाता है वो जांच एजेंसियों को जरूर नजर आ जाता है। जैसे आज सत्यपाल मलिक के घर पूछताछ के लिए CBI पहुंच गई। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहने के दौरान सत्यपाल मलिक ने इंश्योरेंस में जो कथित भ्रष्टाचार का मामला उठाया था, उस मामले में CBI पूछताछ के लिए सत्यपाल मलिक के घर पहुंची। उनको CBI ने जब नोटिस जारी किया था तब सत्यपाल मलिक ने ट्वीट किया था। ट्वीट में उन्होंने कहा था कि मैंने सच बोलकर कुछ लोगों के पापों को उजागर किया है, शायद इसीलिए मुझे बुलाया गया है। मैं एक किसान का बेटा हूं, मैं नहीं घबराऊंगा, मैं सच के साथ खड़ा रहूंगा। ये सत्यपाल मलिक साहब ने उस समय ट्वीट किया था जब CBI का आदेश आया था और CBI वाले आज उनके घर पे पहुंचे। तो राहुल गांधी भी इसी तरह सच के साथ खड़े होने की बात कहकर डरो मत का नारा दे रहे हैं। जंतर मंतर पर बैठे पहलवान भी PT उषा और क्रिकेट खिलाड़ियों से यही पूछ रहे हैं कि वो किस बात से डरकर उनका साथ नहीं दे रहे हैं। कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं, कुछ तो आ गए साथ देने के लिए, जैसे सहवाग आ गए, वीरेंद्र सहवाग, धुआंधार बैटिंग करने वाले, और 83 का वर्ल्ड कप जिताने वाले कपिल देव साहब भी आ गए साथ देने। लेकिन कहां हैं भारत रत्न सचिन तेंदुलकर
और उनके साथ खेलने वाले कई सारे क्रिकेट खिलाड़ी। कहाँ हैं आज के भारतीय टीम के कप्तान? कहाँ हैं इसी दिल्ली के सांसद, वो भी क्रिकेट के खिलाड़ी, गौतम गंभीर? ये सब कहाँ हैं? ये कुछ नहीं बोल रहे हैं, चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? खैर, कुल मिलाकर देश में किस तरह का सियासी माहौल बना हुआ है कि एक तरफ डराने की राजनीति चल रही है और दूसरी तरफ बेखौफ होकर सच का साथ देने की हिम्मत दिखाई जा रही है। इस हिम्मत को देखकर क्या बीजेपी हताश हो रही है? और उसी हताशा में बिगड़े बोल निकल रहे हैं। और ये जब बिगड़े बोल निकलेंगे तो इस पर भी आज एक डायरेक्टिव आया है सुप्रीम कोर्ट से ही। कहा गया है कि जिन जिन राज्यों में अगर कोई हेट स्पीच देता है तो उसको स्वतः संज्ञान लेते हुए, उसकी कोई शिकायत करे या ना करे, सरकारों को स्वतः संज्ञान लेकर एफआईआर दर्ज करना होगा। यह आज डायरेक्टिव है सुप्रीम कोर्ट से। तो दोस्तों, सवाल यह उठता है कि क्या बिगड़े बोल की सियासत में बीजेपी फंस गई है? बिछ गई सियासी विसार, खेला जा रहा है सियासी खेल, जारी है वार पलटवार। शह और मात के खेल में बनाई जा रही है रणनीति। कौन पड़ेगा किस पर भारी, ये कभी भी सिर्फ hastachep.com पर अमलेंदु उपाध्याय के साथ